नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं कंचन शर्मा। पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। आपको बता दें कि लंबे इंतजार के बाद में उत्तराखंड में चार धाम यात्रा की कल से शुरुआत होने जा रही है और इसी में चार धाम पर आने वाले यात्रियों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। जो भी यात्री वहां पर यात्रा करने के लिए जाएंगे काफी उत्साहित हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकार भी यात्रा की तैयारियों में जुटी हुई है और कहा गया है कि पूर्ण रूप से तैयारियां कर ली गई हैं। लोग अच्छी तरह से यात्रा को संपन्न करें, इसके लिए पूरी तैयारियां की गई हैं। आज से ही बड़ी संख्या से जो श्रद्धालु हैं, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का यमुनोत्री और गंगोत्री जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। हालांकि मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि यात्रा के लिए सरकार की पूरी तैयारी है। सरकार ने श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए सभी व्यवस्थाएं मुकम्मल कर दी हैं। अब यात्रियों का इंतजार हो रहा है। वहीं पर सीएम धामी ने कहा है कि सरकार हर यात्री के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। उत्तराखंड की संस्कृति अतिथि देवो भव की रही है, उसी को ध्यान में रखकर यात्रा की शुरुआत की जा रही है। तो आपको बता दें कि कल से चार धाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और इसके लिए क्योंकि लंबे समय के बाद में यात्रा शुरू हो रही है, इसी वजह से ये खास वजह भी है कि कोरोना काल के वक्त से सब कुछ बंद पड़ा हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे सामान्य स्थिति हुई है और यात्रियों को ये मौका मिला है, इसीलिए बेहद उत्साह भी लोगों में है। और इसी वजह से आपको जानकारी दे दें कि जब कल से चारधाम यात्रा शुरू होगी तो इसके लिए कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जो रौनक है वो लौटेगी, क्योंकि पर्यटन केंद्र जो उत्तराखंड है उसके लिए लोग वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ में ज़्यादा संख्या में पहुंचते हैं और वहां पर पर्यटक पहुंचते हैं। अब कहीं ना कहीं रौनक देखने को मिलेगी, तो इसके लिए जो तैयारियां हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, उनका व्यापक होना बहुत ज़रूरी है और इसी के लिए खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि बहुत बढ़िया तैयारियां की गई हैं। अब सिर्फ जो इंतज़ार है वो लोगों का है। तैयारियां हो चुकी हैं, इंतज़ाम सारे मुकम्मल हैं। जो भी ज़रूरत की व्यवस्थाएं थी उन सभी को ध्यान में रखा गया है और चारधाम यात्रा को की शुरुआत होने जा रही है। तो यात्रा के लिए सरकार की जो तैयारियां हैं वो पूर्ण रूप से हैं, पूरी तरह से तैयारियां कर ली गई हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश का अलर्ट भी जारी है। जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उनमें बारिश भी हो सकती है, अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि जो श्रद्धालु हैं उनके लिए जो इंतजाम है वो पूर्ण रूप से किए गए हैं कि किसी भी परेशानी का सामना जो श्रद्धालु हैं वो ना करें और पूरी तरह से जो अपनी यात्रा है, चारधाम की यात्रा, वो बेहतर कर सकें, इसके लिए पूर्ण रूप से ध्यान दिया गया है। तो स्वागत के लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। ऐसा खुद सीएम धामी का कहना है कि अब सिर्फ इंतजार है तो सिर्फ श्रद्धालुओं का, कि जब श्रद्धालु वहां पहुंचे किसी भी तरह की कोई कमी ना हो, कोई भी परेशानी उनको पेश ना आए। और लंबे समय के बाद में यात्रा करने लोग जा रहे हैं तो उनको ये कहीं ना कहीं ये कह सकें आकर के कि इस बार की जो यात्रा थी वो बेहतर थी, बहुत शानदार यात्रा थी। बेशक लंबे वक्त के बाद यात्रा हुई, लेकिन यात्रा जब संपन्न की है तो कमाल की रही। वो बहुत ऐतिहासिक होने वाली है और सभी जनों के सहयोग से, हमारे सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद से यात्रा हमारी अच्छी होगी। उसके लिए हम लोग सब लोग लगे हुए हैं और साथ में हमारे साथ बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं, समाज के लोग स्वयं भी लगे हुए हैं और हम सबका आह्वान भी कर रहे हैं। क्योंकि यात्रा इस बार पिछले 2 सालों के बाद हो रही है, तो यात्रा में संख्या ज़्यादा होनी है और ये हमारे लिए एक चुनौती भी है और चुनौती के साथ साथ अच्छा करने का अवसर भी है उत्तराखंड के पास। उत्तराखंड की सरकार या उत्तराखंड के लोग, सभी लोग मिलकर हम लोग अच्छा करेंगे। आगे बढ़ेंगे। वहीं देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें कि सीएम आवास पर स्वास्थ्य सेवाओं का फ्लैग ऑफ, जिसमें सीएम धामी ने दिखाई है स्वास्थ्य सेवाओं को हरी झंडी। जो यात्रा शुरू होने वाली है उसके लिए भी, और आपको बता दें सीएम धामी ने स्वास्थ्य सेवाओं को हरी झंडी दिखा दी है, जिससे चारधाम यात्रा जो है उसका जो मार्ग है उस पर जो सुविधाएं हैं वो अच्छी तरह से मिल सके, उपलब्ध कराई गई हैं सुविधाएं, सेवाएं सभी वहां पर हैं, इंतजाम पूरे व्यापक हैं और कल से इसकी शुरुआत होने जा रही है। तो चारधाम मार्ग पर सभी सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे वो दूसरी चीज़ों को लेकर हो। सभी यात्रियों को कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसके लिए विशेष तौर पर प्रशासन का भी पूरी तरह से नज़र है कि यात्रियों को कोई दिक्कत ना आए। और इसी में चारधाम यात्रा को लेकर के, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचेंगे, इसी के लिए सेवाओं का फ्लैग ऑफ हुआ और हरी झंडी सेवाओं को दिखाई गई। जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको हरी झंडी दिखाई गई।
सीएम आवास पर स्वास्थ्य सेवाओं को हरी झंडी दिखाई गई है। ये तस्वीरें आप वहीं की देख रहे हैं। आपको बता दें कि लंबे समय के बाद में ही चारधाम यात्रा को लेकर के काफ़ी लोग उत्साहित हैं और इसी के लिए जो तैयारियां हैं वो भी उत्तराखंड भी पूर्ण रूप से तैयार है और पूर्ण रूप से तैयारियां की गई हैं। कोई भी परेशानी ना पेश आए इसके लिए विशेष तौर पर ख्याल रखा जा रहा है और इंतज़ाम किए गए हैं, चाहे वो लोगों के रुकने की व्यवस्था हो, चाहे लोगों के जलपान की व्यवस्था हो, लोगों के घूमने की व्यवस्था हो, लोगों के स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखा गया है। लेकिन कोरोना के समय में क्योंकि अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, इसके लिए भी विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है कि जो लोग वहाँ पर पहुँचेंगे, जो श्रद्धालु पहुँचेंगे, उनकी सेहत पर कोई असर ना पड़े या फिर संक्रमण का भी ध्यान रखना है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग संख्या में पहुँचेंगे तो ऐसे में ये भी डर रहता है कहीं ना कहीं कि फिर से कहीं उसी संक्रमण का शिकार कोई ना हो जाए। तो इसके लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो पूर्ण रूप से करनी आवश्यक थी और ये व्यवस्थाओं को बारीकी से देखा भी गया है और इसी के लिए व्यवस्थाओं का खुद जानकारी भी सीएम ने ली है और इसीलिए हरी झंडी भी सेवाओं को दिखाई गई है। तस्वीर आप देख सकते हैं। तो आपको बता दें कि चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने वाली है। बहुत उत्साह है लोगों में। पंजीकरण पहले ही लोग करा चुके हैं, रजिस्ट्रेशन हो चुका है। जब पहले ऐलान हुआ था चारधाम यात्रा का, उसी समय पर यह कह दिया गया था कि रजिस्ट्रेशन अपना करा लिया जाए। वहीं देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि चारधाम यात्रा को लेकर के श्रद्धालुओं में बेहद उत्साह है क्योंकि लंबे समय के बाद में ये चारधाम यात्रा होने जा रही है। अब तक यात्रा को लेकर के 2.5 लाख पंजीकरण हो चुके हैं। ये 2.5 लाख के आसपास पंजीकरण हुआ है, रजिस्ट्रेशन हुए हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि लोग कितनी तादाद में, कितनी बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं कि चारधाम यात्रा को अच्छी तरह से संपन्न किया जाए। इसके लिए कोशिशें हो रही हैं। वहीं 2 महीने तक श्रद्धालुओं की से जो यात्रा मार्ग है वो भरा रहेगा। श्रद्धालुओं के आवागमन की जो आवागमन जारी रहेगा। इसी के लिए जो मार्ग है, जो रास्ता है वो भी कहीं ना कहीं इस पर व्यस्त रहेगा। 2 महीने तक लगभग केदारनाथ में भी बात करें तो 91,161 के आसपास पंजीकरण हुए हैं। बद्रीनाथ की बात करें तो 69,984 के आसपास रजिस्ट्रेशन कराए गए हैं। यमुनोत्री में भी ये आंकड़ा जो है वो बहुत बड़ा है, 44,000 से ज़्यादा का है। 44,951 ऐसे लोग हैं जो पंजीकरण करा चुके हैं, जो अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। वहीं पर गंगोत्री की बात करते हैं तो 44,000 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो पंजीकरण करवा चुके हैं। यात्रियों का पंजीकरण हो चुका है। गंगोत्री में 44,127 यात्रियों का पंजीकरण हो चुका है लगभग। तो कहा जा सकता है कि जो बड़ी संख्या है उससे ये साफ जाहिर होता है कि लोगों में कितनी आस्था है, लोगों में कितना भाव है, लोगों में कितना उत्साह है। क्योंकि बहुत लंबे समय से लोग इंतज़ार कर रहे थे कि स्थिति सामान्य हो, कोरोना की जो महामारी है वो दूर हो, लोग सामान्य स्थिति से अपनी हर चीज़ की शुरुआत कर सकें, चाहे वो घूमने फिरने की हो, चाहे वो खाने पीने की हो, चाहे वो एक दूसरे से मिलने की हो, हर चीज़ का। और वहीं पर अब जब लंबे समय के बाद में सामान्य पूरी स्थिति हुई है तो अब ये चारधाम यात्रा काफ़ी चर्चाओं का विषय बनी हुई है क्योंकि अब कल से शुरुआत हो रही है। खुद इसमें पुष्कर सिंह धामी कह चुके हैं कि जो तैयारियां हैं वो पूर्ण रूप से कर ली गई हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है और अगर कुछ दिक्कत आती भी है तो उनसे भी निपटने के लिए इंतजाम किए गए हैं। स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं उनको भी हरी झंडी, अभी हमें तस्वीरें के जरिए आपको दिखाया है कि किस तरह से हरी झंडी दिखाई गई है स्वास्थ्य सेवाओं को भी। वहीं पर पुष्कर सिंह धामी इस पर खास नज़र बनाए हुए हैं क्योंकि चारधाम यात्रा से लोगों का आवागमन शुरू होगा। पर्यटन क्षेत्र है वो और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग पहुँचते हैं और देवभूमि उसको कहा जाता है, देवों की भूमि है। तो वहाँ पर लोग दर्शन करने के लिए, पूजा करने के लिए, भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए पहुँचते हैं और बहुत बहुत दूर से लोग पहुँचते हैं। तो इसलिए विशेष तौर पर ज़्यादा ज़रूरी है कि पंजीकरण होना चाहिए, लोगों को आशीर्वाद मिले। जब वो भगवान के पास, भगवान के मंदिर में मत्था टेकने के लिए जाएं तो उनको आशीर्वाद प्राप्त हो। तो ये सब चीज़ें किस तरह से इतनी लंबी और इतनी लंबी दूरी तय करने के बाद में यात्रा को संपन्न बनाया जाए, तो जो यात्रा संपन्न हो उसके लिए विशेष तौर पर ध्यान रखा जाएगा कि यात्रा मंगलमय हो।
तो यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, उसके बाद फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। आगे बढ़ेंगे। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के ओएसडी के साथ में ठगी का मामला सामने आया है। धीरेन्द्र पवार ने ठगी मामले में एफआईआर दर्ज कराई है। आपको बता दें, मामला दर्ज करवाया है। श्रीकांत वर्मा के खिलाफ थाने में शिकायत दी गई है। देखिए, धीरेन्द्र पवार ने ठगी मामले में शिकायत दर्ज कराई है। बड़ी खबर मिल रही है, जानकारी प्राप्त हो रही है। श्रीकांत वर्मा के खिलाफ थाने में शिकायत दी गई है। 3 साल पहले 52 लाख रुपए की ठगी हुई थी। श्रीकांत वर्मा का नाम इसमें आ रहा है। उनके खिलाफ शिकायत दी गई है। 3 साल पहले की बात है जब 52 लाख रुपए की ठगी हुई थी और इसी में क्रशर में पार्टनर बनाने का दिया था आश्वासन। पैसे लौटाने में आनाकानी करने का श्रीकांत पर आरोप है कि अब पैसा लौटाने में आनाकानी कर रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत के ओएसडी हैं धीरेन्द्र पवार। तो आपको जानकारी दे दें, त्रिवेंद्र सिंह रावत, सौरभ भाटिया हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं, संवाददाता। सौरभ, ये किस तरह की खबर मिल रही है? ठगी का मामला सामने आया है, त्रिवेंद्र सिंह रावत ओएसडी के साथ में ठगी का मामला हुआ है। बिल्कुल, देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के जो ओएसडी दिन 3 ने आया था, जिनमें खनन का क्रशर लगाने के नाम पर उनसे 52 लाख रुपए लिए गए थे, जिसके बाद उनके पैसे नहीं लौटाए गए, जिसके चलते उन्होंने थाना क्लेमेंट टाउन में एक शिकायत दर्ज करवाई थी, जिस पर जो है अभी भी जांच गतिमान है। लिहाजा उनके द्वारा ये सीधे तौर पर कहा गया था कि उनसे जो है 52 लाख रुपए की एवज में ये जरूर कहा गया था कि उनको खनन के क्रशर में पार्टनर बनाया जाएगा, लेकिन ना उस खनन के क्रशर में उन्हें पार्टनर बनाया गया और ना ही उनका पैसा लौटाया गया। बार बार मांग करने के बावजूद भी उनका पैसा नहीं लौटाया गया, जिसके चलते जो सब तमाम चीजें जो सामने आई। लेकिन इस सबके बीच एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के ओएसडी के पास ये 52 लाख रुपए का हिसाब किताब कैसा होगा, क्योंकि ये सबसे बड़ी जांच का विषय। क्योंकि पूर्व में देखा जाए तो इनके पास इतनी जो संपत्ति नहीं होती थी जिससे जो है ये कहा जा सके कि इनके द्वारा जो है तमाम चीजें की गई हों, लेकिन 52 लाख रुपए का हिसाब अब उनसे देते हुए नहीं बन रहा है कि आखिरकार वो पैसा आया कहाँ से और किस जगह पे लगाया गया और क्यों जो है इसके पीछे का जो है ये खनन में जो उन्होंने अपना हस्तक्षेप दिखाया। क्योंकि ये पहले कहा जाता था कि खनन माफियाओं के खिलाफ सरकार जो है कार्रवाई करेगी, लेकिन अगर पूर्व मुख्यमंत्री का ओएसडी ही खनन के मामलों में संलिप्त होगा या वो जो उसमें पैसा लगाएगा, तो किस तरीके से खनन माफियाओं के खिलाफ जो सरकार के द्वारा काम किया गया होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन श्रीकांत वर्मा के खिलाफ जब ये थाने में शिकायत दी गई है और इसमें उनका कुछ स्टेटमेंट है, उनका कुछ बयान है? देखिए, फिलहाल जो है जांच का विषय है। पुलिस के पास जो पूरा मामला जो है पहुंच गया है। पुलिस जो पूरे मामले की जो गंभीरता के साथ जांच करी है, क्योंकि मामला जो है डीएम के द्वारा जो है स्थानांतरित किया गया था, जिसके बाद जो पूरे मामले पर जांच की जा रही है कि आखिरकार जब जो पैसा की लेन देन हुई है तो क्यों जो है इस तरीके का इनके द्वारा जो है लापरवाही बरती गई या एक दूसरे को जो है क्यों जो गुमराह किया गया। इन तमाम चीजों को लेकर अभी जाँच चल रही है और जो थाना क्लेमेंट टाउन के जो दरोगा है उनके द्वारा जाँच की जा रही है और जाँच के बाद तमाम और तथ्य भी निकल कर सामने आएंगे कि आखिरकार धीरेन्द्र पवार के पास ये पैसा आया कहां से और उन्होंने जब लगाया तो उसके बाद जो है क्या जो इनके बीच में मतभेद हुए। जी बिल्कुल, ये जांच का विषय है। सौरभ, आप इस पर नजर बनाए रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, धीरेन्द्र पवार का इसमें श्रीकांत वर्मा के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करा दी गई है हालांकि, और मामला गंभीर होता जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। चारधाम यात्रा की कल से विधिवत शुरुआत हो रही है और इसी यात्रा को लेकर के आज श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना हो गया है। यात्रा को लेकर के देवप्रयाग से बीजेपी विधायक विनोद कंडारी ने कहा है कि सरकार ने अपने स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली हैं, लेकिन क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि भी अपने अपने क्षेत्रों में तैयारियां पुख्ता कर रहे हैं। बीजेपी विधायक ने कहा है कि इस बार यात्रा ऐतिहासिक होने जा रही है। वो इसकी वजह यह है कि यात्रा को लेकर के राज्य में किए गए काम जिस पर जनता को भरोसा है और उनकी यात्रा शुभ होगी और सुगम होने वाली है। देखिए, मैंने आपसे कहा कि यातायात सुविधाएं बहुत अच्छी हैं और लगभग सरकार ने लगभग पूरी तैयारी करी। जहाँ तक मैं विधानसभा बात करूँ कि मैंने भी परसों ही समीक्षा ली है, तो मैंने कहा भाई जो 2 स्टेशन मेरी विधानसभा पड़ते हैं, कीर्तिनगर और देवप्रयाग, तो उन पर आप देखेंगे मैंने वाटर कूलर वगैरह सब लगा चुका हूँ पानी पीने की व्यवस्था के लिए। और इस समय क्या है कि यात्रा वास्तव में जो तरीके से लोगों में यात्रा मानने की एक बहुत बड़ी संख्या मानने की है, पर मेरा लगता है कि सब बद्री विशाल घंटाघर सब ठीक करेगा और निश्चित तौर यात्रा सुरक्षित होगी और सुगम होगी और बहुत अच्छी होगी। आगे बढ़ते हैं। वहीं रामनगर की बात करें तो रामनगर के ग्राम डिकोली में प्रदेश के सभी जिला पंचायत अध्यक्षों के आयोजित
सम्मेलन में शिरकत करने प्रदेश के पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज पहुंचे। इस दौरान ही मौजूदा जिला पंचायत अध्यक्षों ने अपनी अपनी समस्याएं रखी और अपनी अपनी समस्याएं रखते हुए पंचायतों को मजबूत करने के साथ ही जिला पंचायत अध्यक्षों को उनके अधिकार दिए जाने की मांग की है। सतपाल महाराज ने जिला पंचायत अध्यक्षों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए कहा कि अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है तो पंचायतों को मजबूत करना होगा, जिसके लिए सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है। तो आज हमने जो बैठक की है इसके अंदर जो उनकी समस्याएं थी उनका निदान किया है। मुख्यतः उनकी समस्या थी कि जो चरित्र प्रविष्टि की बात थी कि मुख्य विकास अधिकारी की वार्षिक चरित्र प्रविष्टि का जो है आंकलन जो है उनको अधिकार दिया जाए, तो हमने दिया है। इसके साथ साथ ऐसी व्यवस्था हम अपर मुख्य अधिकारी की भी वार्षिक चरित्र प्रविष्टि के लिए हम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप में अधिकार हमने दिया है। इसके साथ साथ हमने उनसे आग्रह किया है कि अपनी जो है अपनी इनकम को बढ़ाएं और हमारे पूरे राज्य के अंदर जो है जो कार पार्किंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व करें। उस दिशा में वो प्रपोजल देंगे तो उनको जो भूमि भी उपलब्ध कराई जाएगी। तो इस प्रकार से हम चाहते हैं कि पंचायती राज मजबूत हो। आगे बढ़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ देखिए, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत की बात करें तो धन सिंह रावत ने आने वाले कैबिनेट में स्वास्थ्य विभाग से हटाए गए उपनल कर्मचारियों को रखे जाने का दावा किया है। तो वहीं पर कांग्रेस ने स्वास्थ्य मंत्री का घेरा शुरू कर दिया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गनीमत दुसौनी ने कहा है कि स्वास्थ्य मंत्री अपनी बातों से गुमराह करने का काम करते हैं, जिससे लोगों को ही नुकसान होता है। ऐसे वक्त में स्वास्थ्य मंत्री को अपना मंतव्य स्पष्ट करने की जरूरत है और इससे उनके बयानों से लोगों को भावनाओं के साथ में खिलवाड़ ना हो। तो स्वास्थ्य मंत्री पर कांग्रेस प्रवक्ता का बयान, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री अपनी बातों से गुमराह कर रहे हैं, उनका कार्य सिर्फ गुमराह करना है, ऐसा उनका कहना है। उन्होंने ये भी कहा है कि स्वास्थ्य मंत्री को मंतव्य स्पष्ट करने की जरूरत है, लोगों की भावनाओं के साथ में खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। पर विश्वास कैसे किसी को होगा यदि बार बार वो इस तरह से यू टर्न लेंगे, क्योंकि हमने देखा जब 31 मार्च को सेवाएं समाप्त होने वाली थी संविदा कर्मियों की और वो धरनारत हुए तो मंत्री जी का बयान आया कि इनको स्वास्थ्य विभाग में समायोजित किया जाएगा, लेकिन ये केवल जुबानी बयान था, उसका लिखित में कोई शासनादेश नहीं आया और उसकी परिणति ये हुई कि इन लोगों को सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करना पड़ा। और मुख्यमंत्री आवास कूच के दौरान तो इनके साथ पुलिस प्रशासन ने जो बर्बरता की उसके साक्षी हम सब बने। कईयों के कंधे टूट गए, कईयों का हाथ मरोड़ दिया गया, गर्भवती महिलाओं को लात घूंसों से पीटा गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।